So now you see that broadly we can say that there are 5 problems. One is the methodological problem, how are synthetic a priori judgments possible? Number one. Number two, we take this problem that how do we understand space and time? Number three, we take this question that who is a person and how do we identify a person? Number four, we have this question that what is the nature of causality? And number 5 is the question that how do we understand the status of mathematical statements. तो एक ये तरीका है कांट की क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन को देखने का. मैं ये बार बार ये कह रहा हूँ कि कांट की क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन एक इतनी समृद्ध किताब है और उसको देखने के बहुत सारे नज़रिए हो सकते हैं. तो दिस इज नॉट परहैप्स द ओनली वे. आई एम फॉलोइंग अ मॉडल इन विच आई थिंक दैट वी विल यूजफुली अंडरस्टैंड इट इन दिस वे. Now immediately what I want to do for the next 10-15 minutes, I think that would be all right, is that let us take some of the technical terms which Kant is using. And the technical terms which Kant is using, one of the very difficult thing which we'll come to it again and again is the question about transcendent and transcendental. Now Kant has used the term transcendental and transcendent both. और वो जिस अपने मेथड के लिए भी ये कहते हैं कि जो मेथड वो इस्तेमाल कर रहे हैं फिलोसोफाइज करने का, ही कॉल्स इट द ट्रांसेंडेंटल मेथड. इंटरेस्टिंगली ही ऑल्सो कॉल्स इट द एनालिटिक मेथड. एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली एंड द लीस्ट यूज, बट टू माई माइंड द मोस्ट इल्यूमिनेटिंग टर्म दैट ही यूजेस, रेट्रोग्रेसिव मेथड. कि किसी ज्ञान से उसकी पूर्व मान्यता के ऊपर जाने का जो मेथड है, वो मेथड वो इस्तेमाल कर रहे हैं. कि आपने एक बचगिर किया तो आपने रिग्रेसिव मेथड कि आपने जहां से शुरू करा आप उससे पीछे जाए. जैसे न्याय में भी आप लोग देखते हैं ना कि कहीं पे पानी की खुशबू आ रही है तो आप कहेंगे पानी बरसा होगा. From a given condition you go back, from a given knowledge you go back to its preconditions. So Kant's transcendental method is actually a method that he uses, that you begin with something which is knowledge. तो अगर आप ये सवाल करें कि कांट ने क्या ह्यूम के सवाल का जवाब दिया, is knowledge possible? क्या ज्ञान संभव ही है कि नहीं है? क्योंकि अंततः ह्यूम का तो ये जवाब निकलता कि ज्ञान संभव ही नहीं है अगर आप अनुभववादी हैं तो क्या कांट उसका जवाब देते हैं क्या ज्ञान संभव है या नहीं? एक तरह से कांट इस सवाल का जवाब नहीं देते. कांट ये कहते हैं कि ज्ञान होता है और हम आपको बता रहे हैं आपके साथ मिलकर कि ज्ञान की शर्तें क्या हैं. सो ही बिगिंस विथ नॉलेज एंड गोज टू इट्स प्रीकंडीशन. एंड पर ऐसा लगेगा कि आपने तो ह्यूम को डॉज कर दिया, आपने तो ह्यूम के सवाल का जवाब ही नहीं दे पाए. तो आजकल आप रोज़ पार्लियामेंट में देखते हैं कि नहीं उन्होंने उनको जवाब नहीं दे पाए, वो उनको जवाब नहीं दे पाए और वो तो जीत गए और इसको 16 लाइक मिले, उसको 17 लाइक मिले और फिर अगले चैनल में आता है कि हाँ किसको ज़्यादा लाइक मिले. बट Kant is in a way, and that we will see, is not dodging the question at all. He is saying कि ह्यूम जिस तरह से अपने सवाल को उठाते हैं उस सवाल को उठाने की शर्तें ही अपने आप में ह्यूम के सवाल को असंभव बना देंगे. और ये बात मैं अभी आपके सामने क्लियर करता हूँ, उसको आगे डिटेल में करेंगे हम लोग और वो बड़ी रोचक है, इस वजह से मैं अपना लोभ नहीं संवारण कर पा रहा हूँ. कांट ये कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस से ज्ञान शुरू होता है और फिर आप ये कहते हैं कि अब इस एक्सपीरियंस का स्वरूप संवेगात्मक है, संवेदना का स्वरूप है. अब इस संवेदना के माध्यम से भौतिक द्रव्य को मानना मुश्किल लग रहा है, इस संवेदना के माध्यम से ज्ञाता को मानना संभव नहीं है, इस संवेदना के आधार पर कारणता को मानना संभव नहीं है और इसलिए ज्ञान भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब ज्ञाता ज्ञेय और कारणता नहीं है तो ज्ञान नहीं हो सकता. कांट का जो मेरे हिसाब से जो मुझे हमेशा बहुत ही खुशी देता है, ब्रिलियंट जवाब यह है कि जिसको आप संवेदना कह रहे हैं, जिससे आप आरंभ कर रहे हैं, उसकी शर्तें क्या हैं. उसकी शर्त ही ये है कि उसमें आत्मचेतना का एकत्व होना चाहिए, नहीं तो संवेदना नहीं होगी.
उसके अंतर्गत कम से कम कुछ अनुभवों को, बाह्य वस्तु को संकेतित करना चाहिए, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। हमारे विभिन्न अनुभव हैं, उनके अंतर्गत एक ऑब्जेक्टिव ऑर्डर ऑफ टाइम, एक सब्जेक्टिव ऑर्डर ऑफ टाइम अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो अनुभव होगा ही नहीं। इसलिए कॉजालिटी, सब्सटेंस और ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ अ परसेप्शन आपके अनुभव की शर्त है। आप कह रहे हैं अनुभव से हम इनको स्थापित नहीं कर सकते, ये तो आपके अनुभव की शर्त है। तो यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, योर आर्ग्यूमेंट कैनॉट बी फॉर्मुलेटेड। And this, I think, is a way which I want to present very strongly, which rarely people put forward, or when they put, it is never brought forward. कि सब लोग को लगता है कि नहीं वो Kant actually undercuts the possibility of the Humean question. Kant एक तरह से ह्यूम के प्रश्न के उठाने की शर्त को खत्म कर देते हैं. But that we will have to see again and again. So what is the transcendental method? The transcendental शब्द का प्रयोग दो तरह से है. Transcendent का मतलब वो जो हमारे वास्तविक और संभावित अनुभव का विषय नहीं होता. कांट ऐसी किसी भी सत्ता को मानने में संकोच करते हैं. He is very skeptical about accepting anything which is not an object of actual and possible experience. So transcendent objects like soul, Cartesian soul, like God who's beyond all experience, like the whole world has a cause or not, all these things he is not ready to accept. But what are the conditions of my experience? Now those conditions are actually not objects of my experience. So they are very closely related to my experience, but not objects of experience. Their inquiry is a transcendental inquiry, and he accepts that as very important, or perhaps the most important in his philosophical enterprise. सो ट्रांसेंडेंट और ट्रांसेंडेंटल का ये फ़र्क है, और इसके ऊपर हम लोग को बार बार आना पड़ेगा. कई बार ये फ़र्क दूसरी चीज़ के साथ भी जुड़ा हो रहता है. द अदर टर्म दैट वी आर यूजिंग, ए प्रायराई एंड ए पोस्टीरियोराई. ए प्रायराई और पोस्टीरियोराई का फ़र्क क्या होता है? बिफोर एक्सपीरियंस और आफ्टर एक्सपीरियंस. अब ये वाली बात जो है बिफोर एक्सपीरियंस और आफ्टर एक्सपीरियंस में, इसमें भी कांट की, और कांट कई बार इसमें बहुत गड़बड़ भी करते हैं क्योंकि वो कई तरीके से इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं. बिफोर एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ? पहले से ही. ये वाली बात कहाँ मिलेगी? लॉक में, डेकार्ट में मिलेगी. हाँ, डेकार्ट में भी मिलेगी. डेकार्ट में ईश्वर का विचार भी इस तरीके से मिलेगा, और ऐसी विचार आपको प्लेटो में भी मिलेगा. मीनो का में तो सारा का सारा ये चीज़ आ ही रहा है वहाँ पर. सो इननेटनेस हाइपोथेसिस स्पिनोजा में भी है. बहुत सारे रैशनलिस्ट थिंकर्स में इननेटनेस हाइपोथेसिस दैट वी ऑलरेडी हैव अ कैपेसिटी और वी ऑलरेडी हैव आइडियाज व्हिच आर देयर. अनुभव के पूर्व एक दूसरा अर्थ है जो उसको कहते हैं अनुभव निरपेक्ष, जो अनुभव के पहले नहीं है, लेकिन ऐसे कथन जिनको कि सत्य स्थापित करने के लिए हमें अनुभव की जरूरत नहीं है. तो हम लोग ये कई बार बात करते हैं कि कौन से वाक्य हैं. जैसे हमने कहा, हातिम इज अ बैचलर. अ बैचलर इज एन अनमैरिड मैन. बैचलर इज एन अनमैरिड मैन पता करने के लिए आपको क्या चाहिए? अनुभव चाहिए? नहीं ना. अगर आप बैचलर शब्द का मतलब समझते हैं, अनमैरिड शब्द का मतलब समझते हैं, और अनमैरिड में भी दो कंपोनेंट्स हैं. अन है एक लॉजिकल कंपोनेंट है, मैरिड एक डिस्क्रिप्टिव कंटेंट है. तो अगर आपको अन का मतलब ये है कि अन जो है वो उसको नेगेशन में ले जाता है, अगर आप अन लॉजिकल प्रेडिकेट को समझते हैं, तो अन अ बैचलर इज एन अनमैरिड मैन, ये वाली वाक्य को जानने के लिए आपको अनुभव की जरूरत नहीं है. कई लोग कहेंगे नहीं, अनुभव की जरूरत तो है. बिल्कुल अनुभव की जरूरत है. कौन से अनुभव की जरूरत है? आप बोल सकते हो, आप सुन सकते हो, आपको अंग्रेजी भाषा आती हो, तो ये सब तो, पर ये उस कथन में कहा नहीं जा रहा है. उस कथन में ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको अंग्रेजी भाषा आती है नहीं. ये सब उसकी पूर्व शर्तें हैं. तो अनुभव के बिना तो नहीं होगा, लेकिन इस कथन को सत्य बनाने के लिए, अ बैचलर इज एन अनमैरिड मैन के लिए आपको किसी नए अनुभव की जरूरत नहीं. मोहम्मद हातिम इज अ बैचलर, ये आप कैसे पता लगाएंगे?
अनुभव से। तो आपको अपनी दोस्त की शादी करानी है, इससे तो आप पता करने जाएंगे कि हातिम बैचलर ने। हातिम कहता है हाँ हाँ मैं बैचलर हूँ, पर आपको लगता है कि नहीं, लगता तो नहीं है ये इतना सीधा और इतना दबा हुआ है कि ज़रूर इसकी बीवी होगी। तो आप कहेंगे कि नहीं, इसके घर के पड़ोसियों से पता करो, इसके मम्मी पापा से पता करो। आप कई तरीके के अनुभवों के माध्यम से इस बात को कंफर्म या डिसकंफर्म करेंगे कि ये हातिम इज़ अ बैचलर और नॉट। So the statement Hatim is a bachelor requires experience for making it true or false. A bachelor is an unmarried man, इसको नहीं लगता। ज़्यादातर लोग और भी टेक्निकल मीनिंग्स को लेते हैं, जो कि जैसे ये होगा कि जो डेफिनेशंस को सीधे लेते हैं, पर इनमें हम ये देखते हैं कि ये अनुभव निरपेक्ष है। ए प्रारय का मतलब क्या हुआ? अनुभव निरपेक्ष, और अनुभव सापेक्ष वो हुआ जिसकी सत्यता के लिए अनुभव की आवश्यकता। कांट का तीसरा अर्थ है, जो कांट का डिस्टिंक्टिव अर्थ है, ए प्रायर इज दैट विच फॉर्म्स द कंडीशंस ऑफ एक्सपीरियंस। जो एक तरीके से हमने जो अभी पहले ट्रांसेंडेंटल की चर्चा की थी वैसे ही होता है। व्हाट इज ए प्रायर नॉलेज? दैट विच टेल्स यू व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ नॉलेज। सो व्हाट इज द ए प्रायर कंटेंट ऑफ नॉलेज? व्हाट इज द प्योर कंटेंट ऑफ नॉलेज? तो ए प्रायर और प्योर को वो कई बार एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ए प्रारय क्या है? वो जो हमारे अनुभव से पूर्व है, ऐतिहासिक रूप से नहीं, पर वो जो हमारे अनुभव की शर्त है, जिसके बिना हमें अनुभव नहीं हो सकता। तो जैसे आपको याद ही है, आप लोग को बीए में भी आपने पढ़ा था और हम लोग अभी भी देखते थे, देश और काल के बिना हमें ज्ञान नहीं हो सकता। तो वो हमारी अनुभव की शर्तें हैं, वो ए प्रारय हैं। हाउ डू आई नो स्पेस? नॉट बाय एक्सपीरियंस। हाउ डू आई नो टाइम? Not by experience. But I cannot have experience unless I have space and time as forms of intuition. Can I experience categories of understanding? वो कहते हैं no, you cannot experience categories of understanding. They also form the a priori forms of understanding. तो एक तो हमें ये डिफिकल्टी लग रही, ए प्रारय को कैसे डिफाइन करें। कांट इन तीन को एक साथ भी लेते हैं, और कांट खुद भी कई बार इन तीनों में कंफ्यूजन करते रहते हैं। जैसा आगे आप देखेंगे कि द्रव्य शब्द का जब प्रयोग हम कांट में देखते हैं, सब्सटेंस का, तो कई लोगों का कहना है कि कम से कम 5 मीनिंग्स को वो एक साथ लेके चल रहे हैं और उनको आपस में घलमाल करते रहते हैं। सब्सटेंस की क्या परिभाषा आप तो आमतौर पर लेते हैं? अरिस्टोटल में लेते हैं, दैट विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर थिंग फॉर कमिंग इन टू एग्जिस्टेंस, गोइंग आउट ऑफ एग्जिस्टेंस और रिमेनिंग इन एग्जिस्टेंस। द्रव्य की परिभाषा क्या है? द्रव्य वह है जो अपने आने के लिए, अपने बने रहने के लिए और अस्तित्व से बाहर जाने के लिए किसी अन्य पर आश्रित नहीं होता। एक ये परिभाषा है। एक नॉर्मल हम लोग कई और कहते हैं कि सब्सटेंस वो है जो कि फिजिकल सब्सटेंस होता है, जो कि विस्तृत होता है। एक और भी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं जो कि आगे चलकर आप देखते हैं कि न्यूटन के बहुत सारे वैज्ञानिक शोध के बाद पता चली कि, और जो आगे चलकर आपने आइंस्टाइन में देखी कि संसार के अंतर्गत द्रव्य की मात्रा घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती, है ना। दैट द क्वांटिटी ऑफ मैटर रिमेन्स द सेम इन द यूनिवर्स। और उसका भी और ज़्यादा बड़ा एक्सप्लिकेशन आपको दिखाई दिया आइंस्टाइन में, E इज इक्वल टू mc², कि एनर्जी और मैटर के इंटर कन्वर्जन की वजह से मैटर तो हो सकता है कभी आपको डिस्ट्रॉय होता दिखाई दे फिजिकल, लेकिन अगर मैटर और एनर्जी का संयोग को अगर हम माने संसार का अंतिम सब्सटेंस, तो वो कभी भी घट बढ़ नहीं सकता। पर ये मैटर क्या अरिस्टोटल वाला सब्सटेंस है? क्या ये मैटर फिजिकल सब्सटेंस है? कांट इसको बहुत कंफ्यूज करते हैं, और ये आपको दिखाई देता है ख़ास तौर से जब वो एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंस में का डिस्कशन कर रहे हैं, एंटीनोमिक्स कर रहे हैं, उसमें दिखाई देता है। बट नॉनदलेस, as we begin, we find that if we are reading the Critique of Pure Reason, we need to understand what does he mean by transcendent and transcendental, what does he mean by a priori, especially in the sense of conditions. And the third thing which I think is also very, very important and significant is what we will take as in the further thing is how does he define his principal categories of analytic and synthetic. हम लोग अभी 2-4 दिन से अपने प्री PhD के बच्चों के साथ फिर से एक बार
टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और उसी के इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि भाई ये वाला जो डिस्टिंक्शन है एनालिटिक सिंथेटिक का, ये आमतौर पर अब हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो ये डिस्टिंक्शन वी रीड इट इन अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो ये कहाँ से आ रहा होता है? इनके इमीडिएटली पहले कौन है? लाइबिनीज। लाइबिनीज में क्या डिस्टिंक्शन है? ट्रूथ्स ऑफ रीजन एंड ट्रूथ्स ऑफ फैक्ट। ट्रूथ्स ऑफ रीजन आर ट्रू बाय द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, and truths of fact are not true only by virtue of principle of non-contradiction. They need one more law of thought which is called the principle of sufficient reason. आपको दो चाहिए, आत्म अविरोध का नियम, और दूसरा आपको चाहिए पर्याप्त कारणता का। हाँ, आप ये देखते हैं कि ये चीज़ बाद का एडिशन है, टॉमस एक्विनास के बाद से ये आ रहा है। आप जब अरिस्टोटल पे गए थे तो आपने अरिस्टोटल में देखा था कि केवल दो ही अंततः आपके सिद्धांत हैं बुद्धि के लिए, प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन और लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। बस यही सबसे फाउंडेशनल है। दे आर कॉल्ड द फाउंडेशनल लॉज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। पर जब आप लाइबिनीज में आते हैं तो ट्रूथ्स ऑफ फैक्ट और ट्रूथ्स ऑफ रीजन दो आते हैं, और उनके लिए दो सिद्धांत हैं। एक के लिए प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन और एक के लिए प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन और प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट। प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन का तो वायलेशन दूसरे में भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके साथ आपको चाहिए प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन। ठीक है। एक और ह्यूम में आपने क्या डिस्टिंक्शन देखा था? आइडियाज कंसर्निंग मैटर्स ऑफ फैक्ट और आइडियाज कंसर्निंग रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज। ठीक है। आइडियाज कंसर्निंग मैटर्स ऑफ फैक्ट क्या हुए? दिस इज अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, दिस इज अ मोबाइल। और ideas concerning relationship between ideas, a triangle is a three-sided figure with three straight lines and three angles. This is about a relationship between the idea of a triangle and angles and sides and bound figure and so on and so forth. एक और डिस्टिंक्शन आप देखते थे नेसेसरी और कंटिंजेंट प्रपोजिशंस का, वो भी आपने लाइबिनीज में देखा था। नेसेसरी प्रपोजिशन कौन सा है? विच इज ट्रू इन ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स। अब पॉसिबल वर्ल्ड कौन सी होती है? जो लॉजिकली कंसिस्टेंट हो, जिसके अंदर पॉसिबिलिटी के साथ कम पॉसिबिलिटी भी हो, है ना? कि आपने तो वो पॉसिबिलिटी और तो ट्रू इन ऑल पॉसिबल वर्ड्स, ये वाली बात कहते हैं। पॉसिबल वर्ड सेमेंटिक्स आगे चलकर आपने देखा कि वो हिंटिका वगैरह में पूरे सिस्टम्स की तरह डेवलप होता है। पर ये जो पॉसिबल वर्ल्ड का आइडिया है, इसका सबसे आसान सीधा तरीका, थोड़ा टेक्निकल मालूम देता है, वो कार्नैप के स्टेट डिस्क्रिप्शन में है कि पॉसिबल वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि जिन 5 चीज़ों को आप मान रहे हैं वो परस्पर एक दूसरे के साथ सुसंगत हों। तो अगर इस कमरे के अंतर्गत इस समय 30 लोग बैठे हैं तो ये एक एक्चुअल वर्ल्ड है, पर एक पॉसिबल वर्ल्ड हो सकती थी जिसके अंदर 35 होते, और एक ऐसी क्लास भी हो सकती है जिसके अंदर 5 लोग हों। उसमें कोई आत्म विरोध नहीं है। एनी पॉसिबल स्टेट ऑफ अफेयर्स वेयर द एलिमेंट्स आर नॉट म्यूचुअली कॉन्ट्रडिक्टरी इज कॉल्ड अ पॉसिबल वर्ल्ड। ठीक है। तो नेसेसरी को कई बार डिफाइन किया गया। अ नेसेसरी स्टेटमेंट कौन सा हुआ? या तो आइदर इट इज टॉटोलॉजिकल और इट इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी। A necessary statement is that which is true in all possible words. ये दो तरीके के दिए गए। और ऑल पॉसिबल वर्ड्स वाली चीज़ थोड़ी चित्रात्मक ज़्यादा मालूम देती है, उसमें से लगता है कि हम कहीं झांक के देख सकते हैं कि वो वहाँ संभव है या नहीं, बट दैट आई थिंक इज अ मिस्टेक। इट्स ओनली अबाउट अ लॉजिकली कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो एक हुआ नेसेसरी और कंटिंजेंट का भेद। एक और भेद है जो हम लोग देखते हैं एनालिटिक सिंथेटिक के पूर्वता, फैक्चुअल और नॉन फैक्चुअल का, तथ्यात्मक और अतथ्यात्मक, क्या कॉग्निटिवली सिग्निफिकेंट और कॉग्निटिवली नॉन सिग्निफिकेंट के रूप। इन डिस्टिंक्शंस के संदर्भ में ही अब तक की चर्चाएं हो रही थी। ये कोई बड़ी स्पष्ट चर्चाएं थी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनमें हो रही थी। और इनके अंदर भी आप देखें भाषाएं अलग अलग थी। कोई सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहा था, कोई स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहा था, कोई प्रपोजिशंस के बारे में बात कर रहा था, और कांट जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो है जजमेंट्स की बात। सेंटेंसेस के बारे में जब हम बात कर रहे होते तो आमतौर पर लगता है कि हम भाषा विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। प्रपोजिशंस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम वाक्यों के अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट्स को अगर हम स्ट्रॉसन के
हिसाब से माने स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जिनको हम कहते हैं ओकेजन सेंटेंस, कि मैं इस समय कहूँ अब पानी बरसना रुक गया है, तो मैं यहाँ पर आपको सूचना दे रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ लिखूँ अब पानी बरसना रुक गया है, तो मैं यहाँ पर आपको उदाहरण दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको कोई सत्य नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मीनिंगफुल तो है। तो there is a proposition, but the proposition is not meant to convey a truth to you, therefore it is only meaningful but neither true nor false. But when I say अब पानी बरसना रुक गया है, तो यहाँ पर I am making a statement in order to convey to you something which is meaningful in a language. तो ये sentence भी है और ये proposition भी है और ये statement है जो कि true और false हो सकता है। पर कांट जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं वो है भाषा है जजमेंट्स की, और ये भाषा जजमेंट्स की जो भाषा है वो आमतौर पर उस ज़माने की फैकल्टी साइकोलॉजी से आती थी कि हमारा जो समझने का जो तरीक़ा है वो कुछ कुछ अलग अलग फैकल्टीज से निर्धारित होता है। एक हमारी फैकल्टी है पैसिव, निष्क्रिय, जिसमें कि हम ज्ञान को सीधे रिसीव करते हैं। एक सक्रिय, जिसे हम फैकल्टी ऑफ जजमेंट कहते हैं, और जिसको हम अंडरस्टैंडिंग कांट कह रहे हैं, और उसके आधार पर हम निर्णय बनाते हैं। तो वो निर्णयों की भाषा इस्तेमाल करें। तो एनालिटिक सिंथेटिक डिस्टिंक्शन जो है वो सेंटेंसेस, प्रपोजिशंस, स्टेटमेंट्स के रूप में नहीं दिया गया है, बल्कि जजमेंट्स के रूप में दिया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ जजमेंट्स, एनालिटिक एंड सिंथेटिक। एनालिटिक जजमेंट्स आर, ये हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पर मैं आज आपको उसकी पूर्व पीठिका के रूप में बता दे रहा हूँ कि वो बड़ी रोचक बात है कि कांट की क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के फर्स्ट एडिशन में, सेकेंड एडिशन में और प्रोलेगोमेना टू एनी फ्यूचर मेटाफिजिक्स में 3 अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं। माना यह गया है कि तीसरी डेफिनेशन दूसरी से बेहतर है, दूसरी पहली से बेहतर है, पर वो और कंफ्यूज होती चली जाती है। पहली डेफिनेशन उनकी क्या है? एन एनालिटिक जजमेंट इज दैट वेयर द प्रेडिकेट इज कंटेन्ड इन द सब्जेक्ट। और सिंथेटिक की इसकी काउंटर पार्ट क्या डेफिनेशन? सिंथेटिक जजमेंट इज दैट वेयर द प्रेडिकेट इज नॉट कंटेन्ड इन द सब्जेक्ट। सेकेंड एडिशन में वो क्या कहते हैं? द एनालिटिक जजमेंट इज दैट वेयर द थॉट ऑफ द प्रेडिकेट इज कंटेन्ड इन द थॉट ऑफ द सब्जेक्ट, एंड सिंथेटिक जजमेंट इज दैट वेयर द थॉट ऑफ द प्रेडिकेट इज नॉट कंटेन्ड इन द सब्जेक्ट। और प्रोलेगोमेना में तो वो और उसको प्रॉब्लमेटिक बना देते, वो कहते हैं वेयर द थॉट ऑफ द प्रेडिकेट इज ऑलरेडी थॉट ऑफ इन द सब्जेक्ट, वो एनालिटिक की डेफिनेशन है, और सिंथेटिक की डेफिनेशन वेयर द प्रेडिकेट इज नॉट ऑलरेडी थॉट ऑफ इन द प्रेडिकेट। अब जो तीसरी परिभाषा है वो तो इतनी मनोवैज्ञानिक हो गई कि उसी चीज़ को मैं और रजनी मैम और राजेंद्र सर और आप किसी के लिए मैंने सोच रखा है, आई हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ द प्रेडिकेट इन द सब्जेक्ट, तो वो मेरे लिए एनालिटिक हो जाएगा। आपने नहीं सोचा, आप सोच चुके हैं, आप सोचने वाले हैं, तो इस हिसाब से वो अत्यधिक मनोवैज्ञानिक और सब्जेक्टिवाइज होता चला जाता है। सो इट डज नॉट सीम टू बी अ काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डिस्टिंक्शन विच ही वांटेड टू मेक बिटवीन एनालिटिक स्टेटमेंट्स एंड सिंथेटिक स्टेटमेंट्स, एंड देयरफॉर इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड दैट व्हाट इज ही सेइंग। बट आमतौर पर जो लोग हम लोग अब पढ़ते हैं तो ज़्यादातर होता है कि एनालिटिक स्टेटमेंट वो है वेयर द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट contain the meaning of the predicate. But this is not the language which Kant is using. This is actually the language of the positivists and the logical analysts to understand Kant. And therefore we have to see, and that's what I was saying, that Kant को पढ़ने का मतलब ये बात है कि अब हम 2023 में पढ़ रहे हैं, तो बात तो ये है ही कि उसके बाद का जो सारा लिटरेचर आ चुका है उसके द्वारा कलर होके ही हम उसको पढ़ेंगे। और उनमें भी हम लोगों के अंदर बीच में बहुत दो मुख्य धड़े हैं, जो फिनोमेनोलॉजी और एग्जिस्टेंशलिज्म की दृष्टि से उनको पढ़ रहे हैं, और वो लोग जिनको कि एनालिटिकल ट्रेडिशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं। सो क्लियरली, सो आई एम नॉट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कॉल योर अटेंशन टू राइट नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस सीरीज ऑफ एंगेजमेंट, इसकी मेरा जो समझ है वो मेरी रीडिंग से है, जो लार्जली एनालिटिकल फिलोसफर्स की रीडिंग है, और जो एक तरीके की मीनिंग एनालिसिस को लेकर चलती है, और जिसमें कि मैं विल्कर्सन को ले रहा हूँ, मैं जॉनथन बेनेट को ले रहा हूँ, मैं C.D. ब्रॉड को ले रहा हूँ। मैं इस तरीके के लोगों के परंपरा में कांट के क्रिटिक और कांट को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में कांट के बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए हैं, जिनमें से हम लोग को ये देखना ही पड़ेगा कि केसी भट्टाचार्य उनमें से, ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कॉलर्स।
और उनमें जो ख़ास बात थी कि वो ये भी मानते थे कि कांट की जो तीनों क्रिटिक्स हैं उनको हम साथ साथ पढ़ सकते हैं, पर बहुत सारे स्कॉलर्स को इसमें तकलीफ होती है, उनमें से मैं भी हूँ। मुझे लगता है कि कांट की तीनों क्रिटिक्स को एक साथ पढ़ने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, पर देयर इज़ अ रीडिंग, जैसे कि आप देखते हैं कि देयर इज़ अ रीडिंग इन विच अर्ली विटगेनस्टाइन और लेटर विटगेनस्टाइन को साथ साथ भी पढ़ा जा सकता है। बट एक ज़्यादा पॉपुलर व्यू ये भी है, जो कि हम लोगों को भी कई बार लगता है, कि अर्ली और लेटर विटगेनस्टाइन पूरी तरह से एक साथ पढ़ने में मुश्किल होती है। सो और कांट के जो बड़े इंडियन स्कॉलर्स हैं, मुझे लगता है कि उनमें से we have to see that one of the biggest was of course K.C. Bhattacharya, the other very big philosopher who wrote extensively, who knew Kant very extensively, but who did not write very much, but his notes have been put together by two of his very distinguished students, Chandadi and Amitadi, is Professor J.N. Mohanty. और उनके जो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के जो लेक्चर्स थे वो उन्होंने नोट करे हैं। सो दैट्स वन अगेन बिग ट्रेडिशन ऑफ कांटियन। हमारे टीचर्स में भी बहुत बड़े बड़े कांट स्कॉलर्स हुए थे, जिनमें कि मेरी प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा का भी अपना पीएचडी डेजिटेशन कांट के सिंथेटिक और एनालिटिक जजमेंट्स के ऊपर था। देन प्रोफेसर दया कृष्ण वाज आल्सो अ गुड कांट स्कॉलर। There were many big scholars in India who read Kant very carefully, Professor P.K. Sen and the others. So this is one background in which we have to. Now what I will do is that again, just take 5 more minutes with you, and that is that how does the critique of pure reason divides itself. So the first section is an introduction where he talks about the analytic and synthetic distinction, and he gives you certain kinds of basic terminological things which are very, very important to that. The first substantial session is called transcendental aesthetic, और वो क्योंकि मैंने आज आपसे कहा था कि हम लोग एस्थेटिक्स का हम लोग टर्म्स के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी अभी शुरुआत कर लेते हैं। एस्थेटिक शब्द का आमतौर पर कई बार जब हम देखते हैं, देयर आर मेनी मीनिंग्स, बट देयर आर 3 वेरी पॉपुलर मीनिंग्स विच आर देयर। वन इज, जब हम लोग कहते हैं कि एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र, जिसमें कि हम सुंदरता की थ्योरी देखते हैं। दूसरा व्यू है जो कि एस्थेटिक्स को कहता है कि सौंदर्य शास्त्र नहीं है, केवल सुंदरता की नहीं है, अगली भी क्या है, और उस सब के बारे में भी हम चर्चा करते हैं, तो इट इज़ अ थ्योरी ऑफ आर्ट। द थर्ड व्यू इज दैट द एस्थेटिक इज एक्चुअली not about art but art criticism. So you have Baumgarten onwards, it becomes a theory of art criticism. But here Kant is not using the term aesthetics at all in any of these 3 senses, but he is using it in the original sense of the Greek term aesthesis. Aesthesis का मतलब होता है जो चीज़ हमें संवेदित होती है। हम लोगों को ज़्यादातर इसका उल्टा बिल्कुल पता है। आप सभी को पता है कि कौन होता है, जब आप जाते हैं कोई अपना इलाज कराने के लिए, तो मेन डॉक्टर के अलावा, सर्जन के अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी कौन होता है, या औरत या टेक्नीशियन, वो होता है एनेस्थेटिस्ट। तो एस्थेसिस तो हमें उतना ज़्यादा नहीं जाता, पर एनेस्थीसिया तो पता ही है कि नहीं, है ना। तो एनेस्थीसिया क्या करता है, वो आपकी संवेदना को ख़त्म कर देता है। लोकल एनेस्थीसिया में लोकल कर देता है और टोटल एनेस्थीसिया में संपूर्ण। तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि एस्थेसिया क्या होता है। एस्थेसिया या तो एस्थेटिक्स का मतलब हुआ संवेदना शास्त्र। तो कांट यहाँ पर जो पहला सेक्शन जो है ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक्स, वो इसी सेंस में कर रहे हैं कि संवेदना का शास्त्र क्या है, व्हाट इज मेंट बाय सेंसिबिलिटी। सो द फॉर्म्स ऑफ सेंसिबिलिटी, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ सेंसिबिलिटी, दैट ही इज गोइंग टू डिस्कस इन द फर्स्ट सेक्शन, and there he is talking about space and time। ठीक है। सेकेंड सेक्शन में वो क्या कर रहे हैं, और इसमें वो स्पेस एंड टाइम के बहुत लंबे लंबे डिस्कशन करते हैं जो बड़े रोचक हैं। हम आपको सिर्फ थोड़ा सा छू ही पाएंगे क्योंकि इतने 4-5 लेक्चर्स में 1-1, 2-2 घंटे के हो सकता है। उसके अंदर स्पेस का 4 मेटाफिजिकल लॉ, 4 ट्रांसेंडेंटल डिडक्शन, और फर्स्ट और सेकेंड एडिशन में नंबर्स का भी फर्क है, किसी में 4 है किसी में 5 है। Then the second section is, and there he is talking about forms of intuition। Intuition का भी मतलब यहाँ पे कोई ये नहीं, हम लोग कहते हैं वो बड़ा इंट्यूटिव है, उसको इंट्यूशन से पता चल गया। कांट का इंट्यूशन से यहाँ पे बिल्कुल मतलब वो नहीं है। कांट का मतलब है जिसको हम हिंदी में कहेंगे साक्षात ज्ञान, विदाउट मीडिएशन। सो फॉर्म्स ऑफ इंट्यूशन में ही इज टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट सेंसिबल नॉलेज, एंड ही टॉक्स अबाउट स्पेस एंड टाइम एज फॉर्म्स ऑफ इंट्यूशन, that you do not have knowledge without space and
time as your forms of intuition. And these are, he's talking about the passive position, जब आप निष्क्रिय रूप से ज्ञान को रिसीव कर रहे होते हैं. तो हमारा सभी ज्ञान देश और काल में होता है, लेकिन कुछ ज्ञान जो है वो हमारा केवल काल में होता है. जैसे मानसिक हमारा ज्ञान है वो केवल काल में है. मेरा ये विचार कि अब बहुत बोर हो गए, अब सर को चले जाना चाहिए, ये वाला विचार दूसरे विचार के दाहिने है कि बाएं है, कि ऊपर है कि नीचे, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कहते कि ये बाद में आ गया, पहले तो लगा था सुन लेते. पहले बाद में का प्रत्यय तो आप विचारों के बारे में भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी दैशिक परिस्थिति का नहीं कर सकते. So all our knowledge is not necessarily in space and time, it is in time, but there is a lot of our knowledge which is both in space and time. This is the kind of a discussion which goes on, and what is the nature of space and time, as I mentioned, goes on in a very detailed discussion in Kant's Critique of Pure Reason. It's very, very interesting, and I think Shivam, you will enjoy that section, particularly आप लोगों में से जिन्होंने रॉबर्ट लुडलुम वगैरह पढ़ा है. हम लोग के भी टीचर ने सबसे पहले, अग्रवाल साहब ने हम लोग को कहा था कि तुम लोग बोर्न आइडेंटिटी वगैरह पढ़ो, तो वो पर्सनल आइडेंटिटी के लिए भी इंटरेस्टिंग था, और वो टाइम ट्रैवल के लिए भी था कि आप टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या आप बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं. सो दैट काइंड ऑफ अ डिस्कशन कैन बी ट्रिगर्ड एंड रेड with reference to transcendental aesthetic. The second section, the second book or what in Kant is called the Transcendental Analytics, और जैसा मैंने आपको पहला मेंशन करा था, उसमें वो ये बात करते हैं कि हमारी फैकल्टी ऑफ जजमेंट, जिसका नाम वो देते हैं अंडरस्टैंडिंग, हाउ डू यू अंडरस्टैंड थिंग्स बाय दैट. एंड देन ही टॉक्स अबाउट दैट वी हैव, how do we know that how many kinds of knowledge can we have? He said the best way to do is to see how many kinds of judgments do we make. हम अपनी बातों को कितनी तरह से रख सकते हैं. And he said that we can make our judgments only in 12 ways. And these can be further clubbed into 4: quantity, quality, relation and modality. And in each one of them there can be 3. And so these are the only 4 ways in which we can judge. And in order to make these 12 judgments, you will need concepts. And therefore, since you can make only 12 kinds of judgments, you will need only 12 kinds of categories. That is his answer. So this is the second section. And in the third section, which is called dialectic. And this dialectic is nothing to do with Platonic dialectics. It has very little to do with Marxian dialectics. This is actually the logic of illusion. कि जब हम वास्तविक और संभावित अनुभव की सीमा का अतिक्रमण करते हैं, when we cross the limits of actual and possible experience and we say, does the whole world have an origin? Does the whole world expand in time? Does the whole world have a cause? Then what kind of things happen? Is there a singular experience of all our experiences which is unitary, which is material, which is singular, which is logically necessary and also material? These are the kind of questions he addresses in the paralogisms and the other, and then he says that that is the problem. You can't. And why do you have the problem? He gives you the problem कि आप actual और possible experience की limits को exceed कर रहे हैं. And then, but he is not saying कि ये आप अवॉइड कर सकते हैं. वो ये कहते हैं कि ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि आप कंडीशनड से अनकंडीशनड पे जाएंगे, पर जाते 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 आप एक बैरियर क्रॉस कर जाते हैं, और तब आप विरोधाभासों में, अंतर विरोधों में फंस जाते हैं, और उसके वो समाधान देते हैं. जो समाधान देते हैं वो भी बड़े रोचक हैं. कई बार वो समाधान देते हैं कि ये प्रॉब्लम आपने गलत उठाई. जैसे उदाहरण ही मैं आपको ये दूं कि क्या संपूर्ण संसार का कोई कारण है? तो कांट का ये कहना है कि आपका सवाल गलत है. संपूर्ण संसार का मतलब है भूत, भविष्य, वर्तमान. कांट का पहला वाक्य क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में क्या है? ऑल आर एक्सपीरियंस, ऑल आर नॉलेज मस्ट बिगिन विथ एक्सपीरियंस. तो संपूर्ण संसार, भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों का एक साथ आपको एक्सपीरियंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. इसलिए उसके कारण का सवाल आप नहीं उठा सकते. कारण का सवाल आप उसी चीज पर उठा सकते हैं जो आपके अनुभव का विषय हो. सो यू कैनॉट अप्लाई द कैटेगरी ऑफ कॉजालिटी
to something which is not an object of experience. Therefore, the question about the origin of the whole universe is actually a mistaken question. But in certain other cases, जैसे ये कि क्या हम ह्यूमन बींग्स फ्री हैं या ह्यूमन बींग्स डिटर्मिन्ड हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए वो टू वर्ल्ड थ्योरी दे देते हैं कि एक जगह पर फ्री हैं, एक जगह पर नहीं. So what he does is that in that section he tries to give you self contradictions, antinomies, paralogisms, but the solution which he gives to them is not of the same order. There are two kinds of solutions. One solution, that the question is impossible or misframed or based upon wrong assumptions, and the other is to create two realms in which one thing is true and in another thing is true. Now you all know कि ये दो जगत का जवाब देने का तरीका कोई कांट का नया नहीं है. ये आप बहुत पुराने ज़माने में हम लोग को, जिसको हम लोग द फिलोसोफर कहते हैं, उसके भी टीचर का जवाब है. टू वर्ल्ड थ्योरी इज कमिंग फ्रॉम प्लेटो. द फिलोसोफर हम लोग बरसों तक, कई हजार साल तक अरिस्टोटल को कहते रहे थे, पर द फिलोसोफर का जो टीचर था उसने भी ये टू वर्ल्ड थ्योरी बनाई थी इसी तरीके की समस्याओं का समाधान करने के लिए. क्या समस्याएं थी प्लेटो में? Change and permanence, one and many. And how does he solve the problem? The world of experience has many things and change, but there is a world which is unchangeable and there is only one in the pyramid, and so that is experience. So the two world solution is also coming over there. And here in Kant also you see in a very different way, but in somehow or the other reminiscent of the kind of things which are going. So Kant in many ways will remind you of Aristotle. Kant in many ways will remind you of Leibniz. पर दिक्कत ये है कि कांट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम सबके इतने मान्य होने के बावजूद और इतनी सारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें, स्कॉलरशिप में वो खुद बहुत कम रेफरेंसेस देते हैं, और कई बार जो रेफरेंसेस देते हैं वो सही भी नहीं होते हैं, और कई बार वो जो टर्म्स भी इस्तेमाल करते हैं वो इतने सही नहीं होते. But the insights of Kant are so important and brilliant कि जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा, मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप केवल क्रिटिक ऑफ योर रीज़न को ही पढ़ने बैठें तो आप संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन का इतिहास पढ़ने के लिए प्रेरित भी हो जाएंगे और मजबूर भी हो जाएंगे. और एक तरह से आधुनिक दर्शन के ये दो बड़े स्कूल्स, एग्जिस्टेंशलिज्म फिनोमेनोलॉजी और एनालिटिक फिलॉसफी, इन सब को भी आप बिना कांट के नहीं पढ़ पाएंगे. और इनको पढ़ने, जब आप कांट को पढ़ते हैं तो आप इनके आगे चलते हैं. जब आप पोस्ट मॉडर्न्स पे भी पहुंचेंगे तो भी मुझे लगता है कि मॉडर्निटी के प्रमुख वक्ता के रूप में, एनलाइटनमेंट के एक बड़े दार्शनिक के रूप में, यू विल नॉट बी एबल टू वर्क विदाउट अंडरस्टैंडिंग कांट. कांट का, जैसा मैंने आपसे और भी शुरू में बात कही थी, कांट का बॉडी ऑफ वर्क बहुत देर से शुरू होता है. शुरू में उनके बहुत सारी चीज़ें थी जो बड़ी साइंटिफिक हैं, और ये बात मुझे लगता है शिवम को याद रखनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में कई बार लोगों को इस बात पर याद दिलाते हैं कि फ़िलासफ़ी नाउ द वे वी प्रैक्टिस टेक्स समटाइम्स अ मॉडेस्ट सेकेंड ऑर्डर व्यू अबाउट इटसेल्फ. बट जो बड़े फ़िलासफ़र्स थे वो सारे फ़िलासफ़र्स में से ज़्यादातर एक्चुअली बहुत लंबे हिस्से तक अपने जीवन में एम्पिरिकल साइंस कर रहे हैं, और एम्पिरिकल साइंस के साथ मैथमेटिक्स भी कर रहे हैं, और एम्पिरिकल साइंस को मैथमेटिक्स से कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं. और जब वो फिलॉसफी कर रहे हैं तो वो चीज़ कर रहे हैं. तो एक इंडिविजुअल तो ये सब कर सकता है, पर जो फिलोसॉफिकल टास्क है वो क्या होगी, ये हमको देखना पड़ेगा. इसीलिए कांट के सारे कामों में से हम लोग 4-5 को फिलोसॉफिकल ले रहे हैं. उनका पहला काम बहुत सारा साइंस के बारे में है, नेचर ऑफ द वर्ल्ड के बारे में है, नेचर ऑफ रियलिटी के बारे में है. उसी तरीके से उनका जो एक और दुनिया भर में सबको प्रभावित करने वाला और आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है, जो उनकी कमेंट्री है रूसो के ऊपर, परपेचुअल पीस. पर वो काम वो बहुत उस तरीके से नहीं करते जो कि वो फिलोसॉफिकल रिगर के साथ आमतौर पर कर रहे होते हैं. क्योंकि आप कांट की एथिक्स में भी कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव देखते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली रिगरस. कांट की
critique of pure reason में भी आप ये देखते हैं कि he is giving you an absolutely rigorous kind of a logical argumentation. In perpetual peace, he is actually giving you practical strategies of how to establish peace in the world. क्या ये बात उनके categorical imperative से पूरी तरह से अलग है? Not really. पर वो he is not using that argument. He is not using the argument of the categorical imperative or the kingdom of ends in perpetual peace. He is giving you a more as an advisor to the kings of his time and to the statesmen of his time, that how can you establish perpetual peace, that if 19 countries with these kinds of different kinds of heads of the state come to a treaty and go for for an immediate ceasefire, go for a gradual disarmament, then you will have perpetual peace, which will be good for you also in order to retain your own population and the other. So he is giving you those kind of an argument. ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी तरह से अनफिलोसॉफिकल है, लेकिन क्योंकि ये भी आर्ग्यूमेंट कई बार कांट के खिलाफ लगता है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में भी और क्रिटिक ऑफ जजमेंट में भी, कि वो दुनिया की प्रैक्टिकल चीज़ों से बहुत दूर हैं, उनका आर्ग्यूमेंट बहुत दूर. बट दिस कैनॉट बी यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कांट, क्योंकि वो परपेचुअल है. बट दिस कैन बी सर्टेनली यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट दैट द कैटेगोरिकल इंपेरेटिव डज नॉट गिव यू अ जेन्युइन काइंड ऑफ अ थिंग. सिमिलरली ये वाली बात कि व्हाट आर द थिंग्स इन द वर्ल्ड. If somebody wants a true ontology in the sense of the people, that what are the elements in the universe, critique of pure reason also does not give you a very clear answer. Are there substances in the world? Are there material objects in the world? Are there conscious beings in the world? How many? To that you will not get a very clear kind of an answer from Kant, because he is giving you, in the reading that I am giving you, actually that what are the preconditions of what we call knowledge. And he says, in this precondition of knowledge, transcendental unity of a perception, causality and physical object are there with the 12 categories of understanding. कई लोग कहते हैं कि वो केवल कांट, अब सेक्शन अगर देखें मोटे मोटे तौर पर आपको लगेगा पहले सेक्शन में मिल रहा है स्पेस और टाइम, दूसरे में मिल रही है 12 कैटेगरीज और तीसरे में मिल रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन. पर ऐसा नहीं है. सेकेंड सेक्शन के अंतर्गत 12 कैटेगरीज के साथ ही साथ उतना ही जरूरी है ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ अ परसेप्शन और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट का एक तरीका का पोस्टुलेशन, जो एक एलिमेंट तो है और उसके माध्यम से रिजेक्शन ऑफ आइडियलिज्म. सो इट्स अ वेरी वेरी ब्रिलियंट काइंड ऑफ अ वर्क. आई हैव ऑलवेज फाउंड इट वेरी एंजॉयबल. मैंने आज आपके साथ सिर्फ इतनी बात शेयर करी कि उसकी पूर्व पीठिका क्या है, कैसे इसके अंदर ये चर्चाएं होती हैं. मुझे उम्मीद है कि हम लोग वैसे हम लोग को पूरे एक सेमेस्टर में हम लोग पूरा पढ़ाते हैं, तो 4-5 लेक्चर्स में हम केवल आपको एक मोटा सा दृश्य दिखा सकते हैं. एंड आई होप आपको मज़ा आएगा. और मज़ा आने का मतलब ये होता है कि आप लोग गुस्सा होंगे और मेरी बातों को काटने की कोशिश करेंगे कि नहीं मुझे तो दूसरे टीचर ने ये बताया था, मुझे तो उस किताब में ये लिखा था. और मुझे लगेगा कि आप जितने ज़्यादा प्रेरित हों उतना ही अच्छा ये होगा, क्योंकि हम लोग टीचर्स कभी भी आपको कोई चीज़ पूरी तरह से पढ़ा नहीं सकते. आपको सिर्फ प्रोवोक कर सकते हैं, इंटरेस्ट आपका डेवलप कर सकते हैं और जो हमारी रीडिंग है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं. सो आई एम ओनली शेयरिंग माई रीडिंग विथ यू. टुडे आई हैड एक्चुअली कम एब्सोल्युटली अनप्रिपेयर्ड. मैंने सोचा नहीं था क्योंकि कि मैं किस तरह से करूँगा, बट दैट इज़ वाई आई एम ओनली अगेन सेइंग दैट आई प्रॉमिस्ड यू 3 things. 1, the division, some important terms, 4 important problems, and some kind of a perspective that how are we going to read the Critique of Pure Reason.